हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है, जिसमें हमने एक चैलेंज लिया है जो कि 30 डेज़ में हम जो है वो अपना सिलेबस यूपीपीएससी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैलेंज के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और वीडियो देखकर अपना यूपीपीएससी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पार्लियामेंट की। अगर आपसे इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं पार्लियामेंट या फिर जो भी कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखिए पार्लियामेंट क्या है। आपने सुना होगा संसद, संसद में पास हुआ, ये बिल संसद में पास हुआ, ये एक्ट बन गया, ठीक है, यहाँ से ये बिल पास हो गया, ये लॉ बन गया। तो ये क्या है, ये कहाँ से पास होते हैं? ये सब संसद से यानी कि पार्लियामेंट से ही पास होते हैं। ठीक है जी। पार्लियामेंट क्या है? एक लॉ मेकिंग ऑर्गन है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी लॉज हैं, जो भी कानून हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सब यहाँ पर ही बनती हैं। यहाँ पर कौन बैठता है? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम चुन के भेजते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद, सांसद जिसे बोल देते हैं। तो सांसद जो है वो वहाँ पर बैठते हैं। और इसके मेनली अपने इंडिया में जो है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, जिसमें एमपीज़ यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो है बैठते हैं। तो ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है वो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आता है पार्ट 5 में। मैंने बताया था कि पार्ट 5 में जो है सेंटर आती है और स्टेट जो आती है पार्ट 6 में आती है। ठीक है, तो याद रखना, रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो एंड टाइम पर रिवीजन करने के लिए। तो पार्ट 5 और पार्ट 6, ठीक है। तो ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसको एक तरह से वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको याद रखना कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? पार्लियामेंट को बोलते हैं। अब देखते हैं ऑर्गन्स, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। देखिए, इसमें होते हैं मेनली 3 पार्ट। पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं इंडिया में। एक होता है लोकसभा, देखो लोकसभा और राज्यसभा, ये तो 2 हो गए। ये आपको सबको पता होगी कि पार्लियामेंट में 2 होते हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता, प्रेसिडेंट भी जो है वो पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है। अगर कोई पूछे कि क्या प्रेसिडेंट जो है कि पार्लियामेंट का पार्ट है? हाँ जी, क्योंकि इन्हीं की सहमति के द्वारा जो है कोई भी बिल है वो एक्ट बनता है, पास होता है। ठीक है, लॉज जो है वो बनते हैं। तो बिना इनकी परमिशन के जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा कोई भी बिल। ठीक है, तो ये इसलिए इनका जो है ये पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, तो लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं या फिर लोअर हाउस भी बोल देते हैं। ठीक है, लोकसभा ऐसे याद रखो, लोकसभा लोअर हाउस एल। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर भी बोल देते हैं और पीपल्स हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, फिर अपर हाउस भी बोलते हैं, सेकंड चैम्बर, और होम हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अब इसी को कंपेयर करते हुए हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटिश की। तो ब्रिटेन में जो है वो क्राउन, 3 पार्ट इसमें भी होते हैं। इसमें कौन कौन से होता है? क्राउन सबसे जो है प्रेसिडेंट की जगह क्राउन, आपको पता है वहाँ पर राजशाही शासन अभी भी है, राजशाही परिवार रहता है, तो क्राउन जो है वो रहता है। फिर उसके बाद है एक हाउस ऑफ लॉर्ड और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। जो लोकसभा की तरह जैसे हमारा लोकसभा है वो यहाँ पर होता है हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है जी, चलो इसमें ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, बट जो ध्यान देना है वो मैं बताते जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, उसके बाद अमेरिका में, अमेरिका में जो है लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट को बोला जाता है कांग्रेस। क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस। ओके, सो हम इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट इंक्लूड होता है पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग, बट यहाँ पर देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन द ऑफ द प्रेसिडेंट इन लॉ मेकिंग। ओके, सो इसमें 2 पार्ट होते हैं, सेनेट और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो सेनेट जो है अपर हाउस, ठीक, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है लोअर हाउस, जो कि हमारा लोकसभा होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस, अब हमें ये देख लेते हैं कि कितने जो मेंबर्स होते हैं हाउसेस में, कितने मेंबर्स होते हैं। बिना उसके हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इलेक्शन देखे होंगे, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के खैर आपको पता नहीं होगी, बट लोकसभा के मोस्टली आपको पता रहती है कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है जी। तो राज्यसभा में बात करते हैं। राज्यसभा में जो ओरिजिन होता है राज्यसभा का, ये एक तरह से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो अगर कोई एग्ज़ाम में पूछा था रोज राज्यसभा का जो सबसे पहले जो ओरिजिन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से हुआ है। मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। कितने? 250 मेंबर्स, आर्टिकल 80 के तहत। उसके बाद जो 238 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स और यूटी से होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड होते हैं एमएलए से इलेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। और 12 मेंबर जो होते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक, तो 12 मेंबर नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली सिलेक्टेड होके आते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं एमएलएज के द्वारा। ठीक, दूसरी बात ये, जो राज्यसभा के इलेक्शन में जो पार्ट जो लेते हैं वो ओनली इलेक्टेड मेंबर ही पार्ट लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए, जो एमएलए होते हैं, जो जिसे विधायक बोलते हैं, इलेक्टेड विधायक, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलएज ही पार्ट लेते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। ठीक, तो अगर पूछे कहीं नॉमिनेटेड मेंबर, नो, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ओके, नाउ अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो 245 जो है मेंबर्स हैं, जिसमें से 229 जो हैं स्टेट्स से हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर्स आते हैं, त्रिपुरा से 1। ठीक, सबसे मिनिमम। दूसरा ये है 4, ये यूपी का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मान लो आपका यूपी का एग्ज़ाम है तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 4 मेंबर्स जो हैं वो यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो दिल्ली और पुडुचेरी से आते हैं, और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है जी, 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। अमेरिका में जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, याद रखना। अपने यहाँ पर नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर अमेरिका में देयर इज़ नो नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, नो नॉमिनेटेड मेंबर, तो याद रखना अगर कंपैरिजन पूछे, क्योंकि पूछ लेता है। शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटीज़। जो एलोकेशन है राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन है स्टेट्स में और यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज में करना। तो आपने, मैंने बताया था एक शेड्यूल शेड्यूल के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है, आपको नहीं पता है ये शेड्यूल के बारे में, तो आप जाके पहली वीडियो जो है, पहला लेक्चर जो है, ठीक है, वो जाके देख लो। 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें सब कई सारी चीज़ें मैंने एक साथ कंबाइन कराई है, टॉपिक वाइज नहीं कराई थी, मैंने एक साथ करा रखी थी। तो आप वहाँ पर जाकर देख लो, क्लियरिटी हो जाएगी। चलो, अब बात कर लेते हैं हम राज्यसभा की, लोकसभा की। ठीक है जी, तो लोकसभा में बात कर देते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, लोकसभा में मैक्सिमम जो है 252 जो है मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। इसमें 252 में से लोकसभा में मैंने बताया था, जिससे जो है हम जो है जो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ये लोकसभा मेंबर्स ही प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें 3rd टर्म में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर रहा है दोबारा से 3rd टाइम, तो वो कहाँ हुआ है? लोकसभा के इलेक्शन से हुए। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शन में मैक्सिमम मेंबर है 552, यानी कि 552 जो मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। जो 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 20 जो मेंबर हैं वो यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने? 20 मेंबर जो हैं यूटी, यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और 530 मेंबर जो हैं वो स्टेट से आते हैं। पहले क्या था, 2 मेंबर्स जो थे, पहले क्या था, 2 मेंबर्स जो थे वो आपके प्रेसिडेंट जो है एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट करते थे, एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट करते थे। लेकिन ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक, इसको डिलीट कर दिया गया। तो अगर पूछे कि क्या स्टिल
एंग्लो इंडियंस जो है उनको रिजर्वेशन मिलता है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं किए जाते। एंग्लो इंडियन जो है अब नॉमिनेट नहीं होते हैं, केवल जो है अब स्टेट और जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो एंग्लो इंडियन यहाँ पर ख़त्म, नॉमिनेशन ख़त्म। ठीक है जी। एक चीज़ मैं अब बताता हूँ कि प्रेजेंटली जो है मेंबर्स जो हैं, प्रेजेंटली जो मेंबर्स हैं वो हमारे हैं 545 जो है मेंबर्स वो हैं। और सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को देख ले, तभी कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है वो यूपी से होकर जाती है। कहते नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है वो यूपी से होकर जाती है। इस बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी इसलिए जो है कॉलिशन गवर्नमेंट आई क्योंकि यूपी में जो है वो सीट्स कम आई। तो यूपी इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर मेकिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को अगर जीतना है तो यूपी को भी जीतना होगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं 530 सीट्स जो है मैंने बताया था डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और स्टेट से सिलेक्टेड होकर जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट पंचायत, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो वोट करते हैं। तब कहीं जाके जो है वो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जो कि हम सब वोट दे के आते हैं वो यहीं से 530 सीट्स पर ही वोट दे के आते हैं। 13 सीट्स जो है यूटीज़ को होती हैं, वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, लेकिन वो यूटी यूनियन टेरिटरी के लोग जो है वो पार्ट करते हैं, ये भी डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। 2 एंग्लो इंडियंस थे, मैंने बताया था अभी, 2 एंग्लो इंडियंस उनको डिलीट कर दिया गया, वो अब ख़त्म हो गए, नॉमिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, जिसे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ख़त्म किया गया। याद रखना 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और जो पहले आर्टिकल एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेशन था, आर्टिकल 331 जो लोकसभा के लिए था, राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 333 यानी कि 333 आर्टिकल में है जो इंक्लूड किया गया था। ठीक है जी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बताने के लिए ये है कि देखो जो वोटिंग एज है, जो हमारी पहले वोटिंग एज क्या थी, 21 साल थी। 21 साल 88 तक जो है 1988 तक जो था वो हमारी वोटिंग एज थी 21 ईयर्स कि हमारा जो वोटिंग राइट्स जो है 21 ईयर्स तक कहला जाता। हम जब 21 साल के हो जाते थे तभी हमें वोट देने का अधिकार मिलता था। लेकिन बाद में जो चेंज किया गया है, जो 88 में यानी कि 61 में संविधान की जो संशोधन किया गया, यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1988 में, तो उसके बाद जो 18 एज को 21 की एज, जो पहले 21 एज थी उसको 18 एज कर दिया गया, यानी कि यहाँ से वोटर्स बढ़ गए। 3 साल एज को कम कर दिया गया। पहले 21 साल थी कि आप 21 साल होने के बाद ही वोट कर सकते थे, लेकिन 88 में तो हम जब 18 साल के होते हैं 18 साल के, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो 18 साल के होने लगे तो कब से हमें वोटिंग राइट्स दिया गया है। जो 18 साल के का वोटिंग राइट्स दिया गया, तो 18 साल जो है 88 में। ठीक है, 1888 याद रख लेना। चलो दूसरा है डीलिमिटेशन कमीशन। अब डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको शायद ना पता हो। डीलिमिटेशन कमीशन ये होती है कि कौन से एरिया में, यहाँ पर जैसे कौन से स्टेट में कितनी सीट्स होंगी, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन में कितनी सीट्स होंगी, वो सब कौन डिसाइड करता है? डीलिमिटेशन कमीशन ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो डीलिमिटेशन कमीशन सेंसस भी डिसाइड करता है कि कौन से सेंसस से जो है कि हम पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो गिनेंगे कि इतने यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है और इतने वोटर्स हैं, ठीक है, और इतनी सीट्स होंगी। तो वो 1971 की जो सेंसस है उसके द्वारा जो है गिना जाता है। तो याद रख लेना, कोई पूछे कि 2011 नहीं, 2011 के सेंसस पे नहीं काम करता है लोकसभा की सीट्स, वो करता है 1971 के सेंसस पे। ठीक है जी। चलो अगला देख लेते हैं। एक चीज़ और है कि जो सीट है, यानी कि लोकसभा की सीट कब बनती है? लोकसभा की सीट जब ही बनेगी अगर आपकी स्टेट में मिनिमम 6 मिलियन, इससे कम नहीं होने चाहिए, 60 लाख जो लोग होने चाहिए, वोटर्स होने चाहिए, तब कहीं जाके आपकी जो है एक सीट जो है कंस्टिट्यूएंसी बनती है। ठीक है जी, स्टेट में कंस्टिट्यूएंसी बन सकती है। तो स्टेट में जब भी कंस्टिट्यूएंसी बनेगी 60 यानी कि 6 मिलियन पीपल होने चाहिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, मैंने बताया कि डीलिमिटेशन। देखो पहले क्या होता था कि हर जगह पे पहले क्या होता था, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस।
अब डीलिमिटेशन एक्ट की बात कर लेते हैं। डीलिमिटेशन एक्ट जो है आर्टिकल 82 के तहत आता है। ठीक है, 80 आपका 82 के तहत आता है। और डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो कई बार जो है अमेंड कर दिया गया है, यानी कि 1952 में जो डीलिमिटेशन कमीशन आया सबसे पहले, फिर 1962 में, 1972 में और 2002 में। ये देखो यहाँ पर क्या है, हर बार में जो है एडजस्टमेंट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपका 10 साल हो गए तो पॉपुलेशन चेंज हो जाता है, सेंसस चेंज हो जाता है। ऐसे ही सेंसस चेंज होता रहता है, तो डिलिमिटेशन एक्ट भी एक तरह से अपने आप को अपडेट कर देता है। डिलिमिटेशन का क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स। काम ये है कि एलोकेट करता है सीट्स टू द स्टेट्स, कि लोकसभा में, राज्यसभा, लोकसभा की कितनी सीट कितने स्टेट में होगी, ये एलोकेट करता है। कि और टेरिटोरियल जो कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, कि कौन कौन सी सीट्स होंगी, यहाँ पर ये सीट्स होगी, यहाँ पर ये सीट्स होगी, यानी कि कौन कौन सी सीट्स होंगी स्टेट में, वो सब डिवीज़न करता है, डिवाइड करता है। कौन करता है, डीलिमिटेशन कमीशन करता है। ठीक है जी, डीलिमिटेशन का काम यही है कि सीट्स को एलोकेट करना, दूसरा जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को बनाना, कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी हमारे स्टेट में, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, वो करता है डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, चल अभी जो है यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि कितनी बार जो है सेंसस, कितनी बार जो है चेंजेस हो चुके हैं। तो यहाँ पर 4 बार चेंजेस, 4, यानी कि शुरू में ही देखा होगा यूपीएससी का क्वेश्चन जो आया था कि कितनी बार हुआ, तो वो 4 बार। ठीक है जी, जो 4 बार सीधे सीधे यहीं से आंसर आया था। चलो देख लेते हैं। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन कौन से सेंसस पे काम करता है, 1971 के सेंसस पे काम करता है। ठीक, याद रखना किस सेंसस से काम करता है, 1971 के सेंसस से। और ये जो सेंसस है, देखिए यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि 1971 के सेंसस से तो है, लेकिन 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में कहा गया, यानी कि एक में 1971, देखो सेंसस जो है 1971 है, लेकिन वो 2020 तक था, 2000 तक था, सॉरी, ये तो 2000 तक था। जो सेंसस 1971 था उसमें ये कहा गया कि हम 2000 तक जो है सेंसस 1971 का ही यूज़ करेंगे। लेकिन अब 2000 निकल गई, सन 2000 निकल गई, अब क्या करना है, उन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसको सेंसस को चेंज करने के लिए। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, 84वीं संविधान संशोधन लेके आया 2001 में, एक साल बाद। उसमें कहा गया कि जो अगला सेंसस आएगा, जो सेंसस चेंज होने वाला है 1971 का, वो आएगा 2026 में। तो अब कह दिया कि 1971 का सेंसस जो है वो 2026 तक चलेगा। देख रहे हो, 26 साल बढ़ा दिया। इन्हें अपडेट करना चाहिए था ना, बट नहीं किया। तो 1971 का क्या है, 2026 तक जो है 1971 का ही चलने वाला है। गॉट इट, 1971 का ही चलने वाला है। एक एक्ट और लेके आए, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक और लेके आए। क्या लेके आए कि 87वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी कि 84 था, उसके बाद 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये कहा गया कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा, यानी कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा वो 2001 का सेंसस कहलाएगा, ना कि 1991 का, यानी कि 20 साल बाद सेंसस आता, यानी कि 1971 के बाद 91 आता। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि 87वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि 2026 में जो भी सेंसस आएगा वो सेंसस सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, 2001 का सेंसस गिना जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट सेंसस, जो पॉपुलेशन सेंसस आएगा जो सीटों के लिए, ठीक है, वो 2001 का सेंसस आने वाला है 26 में। ठीक, तो 2011 का नहीं आएगा, 2001 का सेंसस आएगा। चलो, ये 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा जाता है। चलो, अब यहाँ पर एक चीज़ है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन पार्लियामेंट में रिजर्वेशन सीट्स का, रिजर्वेशन का क्या फंडा है। इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, जितने पॉपुलेशन होगा उसी हिसाब से जो है SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन ओरिजिनली 10 साल के लिए दिया गया था, 1960 के लिए ओरिजिनली बस 10 साल के लिए दिया गया था। लेकिन 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2009 में 2020 तक जो है
रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया। कब तक? 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब 2020 निकल गई, आपको पता होगा 2020 निकल गई, 24 चल रही है। तो 104 यानी कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो है रिजर्वेशन 2030 तक कर दिया, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया है। तो अब SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन है सीट्स का, वो 2030 तक चलेगा अब। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, लोकसभा राज्यसभा मैंने पढ़ा दिया आपको। अब लोकसभा राज्यसभा के बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ है लोकसभा, यहाँ है राज्यसभा। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं एज यू विश, अगर आप रिवीजन करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो रोज लोकसभा को क्या, राज्यसभा को कहा जाता है, जो फर्स्ट राज्यसभा है वो कब बनी? 1952 में। फर्स्ट राज्यसभा 1952 में बनी। ओरिजिन कहा था, मैंने बताया था 1919 का ओरिजिन था, बट जो फर्स्ट राज्यसभा थी हमारे इंडिया में 1952 में बनी। इसे कंटिन्यूइंग चैम्बर बोलते हैं। कंटिन्यूइंग चैम्बर क्यों बोलते हैं? कंटिन्यूइंग मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाला चैम्बर, लगातार चलने वाला चैम्बर बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता है, ये हमेशा परमानेंट बॉडी है। ठीक है, इसका कोई कार्यकाल है बट इसमें हर समय चलता रहता है। इसका ऐसा नहीं है कि अलग से सेपरेट इलेक्शन होंगे, स्थगित हो जाएगा। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लोकसभा आती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1/3 जो मेंबर्स हैं, 1/3 मेंबर हैं रिटायर हो जाते हैं दूसरे साल में, हर दूसरे साल में। मान लो 1952 में कुछ मेंबर्स आए, उसके बाद क्या हुआ, हर दूसरे साल में 1/3 इसके रिटायर हो गए। ठीक है, अब अगला जो आएगा फिर उनका कार्यकाल हो गया 6 साल, फिर वो भी रिटायर होते हैं। ऐसे कर करके 2 साल में कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ नए आते हैं। ठीक है जी, तो 1/3 जो है वो लोग, 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, ये आर्टिकल 83 कहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स नहीं करता है टर्म, कि कितने टर्म के लिए जो है लोकसभा राज्यसभा का जो मेंबर्स है वो कितने टाइम के लिए बनेगा। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, कहीं भी डिफाइन नहीं है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। लेकिन एक एक्ट लेके आया पार्लियामेंट एक्ट लेके आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एक्ट इसीलिए लेके आते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें नहीं हैं वो उसका उल्लेख हम कर सके अपनी तरह से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लेके आया 1951 में, दैट इज़ पार्लियामेंट के हाथ में था। उसने कहा कि टर्म जो है 6 साल कहलाया जाएगा। अब जो है 6 साल का जो टर्म है वो आपको पता होना चाहिए कि 6 साल इस टाइम टर्म है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम नहीं दिया। पार्लियामेंट लॉ एक्ट लेके आई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके तहत 6 साल। ठीक है जी, अब यहाँ पर ही हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की, लोकसभा की। ठीक है, ये लोकसभा है, लोकसभा का टर्म सीधे सीधे 5 साल है, यहाँ 6 साल है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होता है राज्यसभा। लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है बिफोर टाइम, पहले से भी हो सकती है और पूरा टाइम होने के बाद भी। लॉ अगर पहले से टाइम से पहले भी हो सकता है, ठीक है, डिसॉल्व हो सकती है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। 5 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है। नेशनल इमरजेंसी अगर होगी तो 5 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर पूछे कि क्या, कि भाई जो लोकसभा है कैन नॉट सस्टेन बियॉन्ड टाइम लिमिट या फिर टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज़्यादा जो है वो लोकसभा नहीं चल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा जो है 5 साल से ज़्यादा चल सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी होगी तो। ठीक है, हर 1 साल में जो नेशनल इमरजेंसी में एक टाइम जो है बढ़ जाता है, 1 ईयर बढ़ जाता है हर साल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 1 ईयर एट अ टाइम हम इंक्रीज़ कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में। ठीक है जी, और एनी टाइम एन नंबर ऑफ टाइम जो है हम 1 साल में एक बार इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलो, बट एक केस और है कि लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अगर वो जो नेशनल इमरजेंसी है उसको सीज़ कर दिया, नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो गई, उसके बाद केवल और केवल 6 महीने तक ही जो लोकसभा है वो सेशन में रह सकता है। लोकसभा 6 महीने तक ही रह सकता है। नेशनल इमरजेंसी ख़त्म,
तो आपको फिर 6 महीने के अंदर अंदर ही नया जो इलेक्शन है वो रह सकता है। लास्ट 6 महीने है, 6 महीने के बाद में आपका इलेक्शन नया होना ही है। ठीक है जी। चलो अब बात कर लेते हैं, जब हमने देखा कि लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्यसभा लोकसभा में कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट के मेंबर्स एमपीज़ बैठते हैं। अब एमपीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एमपीज़ कौन होते हैं। देखो एमपीज़ को हम सेलेक्ट करके लिखते हैं, लोकसभा में क्या है, हम सेलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, आप संसद जी सांसद जी बोल देते हैं, तो वही क्या है, एमपी है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले क्वालिफिकेशन है सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होंगे तभी एमपीज़ बन पाएंगे। ठीक है, उनकी एज जो है 30 ईयर्स, लोक राज्यसभा में जो है 30 ईयर्स होने चाहिए। तभी तो कहते हैं चैम्बर ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स का जो है वो चैम्बर्स हैं, क्यों है? क्योंकि भैया इनकी एज ज़्यादा है, सीनियर है। तो 30 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज क्राइटेरिया है राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए। यानी कि अगर एमपी बनना चाहते हो राज्यसभा में तो आपकी 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। दूसरा, लोकसभा में आपकी 25 साल एज में ही काम चल जाएगा। यानी कि जो बचपने हैं, वो जितने भी बचपने वाले हैं वो लोकसभा में होंगे। तो लोकसभा में 25 साल एज होती है, 25 साल के लौंडे लोकसभा में होते हैं। ठीक है जी, याद रखना, इससे आपको दिमाग में आ जाएगा। 30 साल के थोड़े एल्डर वो है राज्यसभा में। अगला चीज़ है, एक चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, तो आप रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। रजिस्टर्ड एज इलेक्टोर फॉर द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो आप कंस्टिट्यूएंसी में आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है अगर आपको वोट देना है या फिर आपको इलेक्शन लड़ना है तो। ठीक, चल डिस्क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं भैया। हमने वो तो पता लग गई कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्राइटेरिया हैं जो कि एमपीज़ बनने की हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं कि अगर, ठीक है अब देखते हैं, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि कोई भी लाभ लेने वाली चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कहीं और से इनकम आपकी आ रही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आप हकदार हैं, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड, अगर आपका दिमाग ख़राब है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो भी आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की केस होगा तो भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगर आप नॉट सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो भी आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर एनी लॉ, किसी भी लॉ है उसके तहत डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो डिस्क्वालीफाई की ये प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस ये था कि डिस्क्वालिफिकेशन का ये केस था, एमएलए जो है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, जो स्टेट्स में होती हैं, वो 91 के तहत आती हैं, और 101 102 यानी कि आर्टिकल 102 जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आती है। ठीक है जी, तो याद रखना 191 डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, 102 स्टेट सेंटर, और 191 जो है वो स्टेट से रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। चलो ठीक है जी, अब देख लेते हैं, यहाँ कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें भी कुछ प्रावधान दिए हुए हैं कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है, अगर आप गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंस, आपने इलेक्शन में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस कर दी, आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो भी आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है जी, आपने कुछ गिल्टी कर दी, कोई धांधलेबाजी कर दी, कोई बूथ कैप्चरिंग कर दी, या कुछ भी कर दी, करप्ट प्रैक्टिसेस कर दी इलेक्शन में, तो वो आप डिस्क्वालीफाई कहलाएंगे। अगर आप 2 साल से ज़्यादा, किसी को 2 साल से ज़्यादा जो है सज़ा दी जाती है, इम्प्रिजमेंट दी जाती है, जेल हो जाती है 2 साल से ज़्यादा, तो अंडर आर्टिकल सेक्शन 8 के तहत आपको जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
तो यानी कि 2 साल से अगर ज़्यादा सज़ा हो जाएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्वालीफाइड नेक्स्ट 6 साल तक, ऐसा नहीं है कि हर समय के लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे, अगले 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 6 साल बाद फिर से आप करप्ट हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, आपको इलेक्शन लड़ लिया जाएगा। ये दुविधा है, ये थोड़ा ये कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमियां हैं, हमारे जो है पार्लियामेंट की कमियां हैं कि इस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कोई करप्ट भी है 2 साल से ज़्यादा, उसको सज़ा भी मिल गई है, बट 6 साल बाद फिर से वो इलेक्शन लड़ेगा। वाह, चलो। उसका बाद है डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसको लड़ने से पहले अगर वो उसको क्या है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट सर्वेंट था, गवर्नमेंट सर्विसेज में था, उसे करप्ट प्रैक्टिस की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई या डिसमिस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, तो भी वो डिस्क्वालीफाई कहलाएगा लोकसभा के या फिर राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, ठीक है जी। चलो, तो अगर कोई भैया नेता बनना चाहता है, याद रखना, कोई नेता बनना चाहता है, कोई सरकारी अफसर है, तो भाई ध्यान रखना कोई ऐसा करप्शन मत करना कि आपके ऊपर दाग लग जाए तो बाद में आप इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएँ, तो याद रखना भाई। चलो, चौथा एक्स्ट्रा पनिशेस फॉर सोशल क्राइम। सोशल क्राइम क्या होते हैं? जो आम लोगों के लिए क्राइम बहुत हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे अनटचेबिलिटीज़, यानी कि हम छुआछूत पे फैला रहे हैं, वो डॉरी वगैरह ले रहे हैं, ठीक है जी, हम दहेज वगैरह ले रहे हैं, ये इन केसेस में भैया पनिश नहीं होना चाहिए। ये जो है सोशल क्राइम्स हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए क्राइम्स हैं बहुत तगड़े वाले। तो सोशल क्राइम से आप बचना पड़ेगा, आपको अनटचेबिलिटी नहीं करनी पड़ेगी, डाउरी वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप एक तरह से बच सकते हैं इससे। दूसरा चीज़ है ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। मतलब अगर ये चीज़ें से इनमें से कोई भी केस में जो हमारे कोई एमपीज़ या फिर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसका फाइनल डिसीजन है प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है, नहीं करना है, लेकिन उसकी जो समिति ओपिनियन लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मैंने बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में आता है, और इसको जो 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पास किया गया, ठीक है। इसके तहत 10th शेड्यूल के तहत क्या कहा जाता है, कुछ प्रोविजंस हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ प्रोविजंस हैं। क्या है? या तो देखा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि एक दल से दूसरे दल में चले जाता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ ही तो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वॉलेंट्री गिव अप, अगर आपने जो है अपनी सदस्यता है खुद ही छोड़ दी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता छोड़ दी, ठीक है, दोज हु टिकट, आप मान लो किसी टिकट से XYZ, यानी कि मान लो ए पार्टी से आपने लड़े, भाई आप जीत गए और उसकी ए पार्टी की जो है सदस्यता आपने छोड़ दी, पार्टी से हट गए, तो भाई आप डिस्क्वालीफाई कहलाएंगे, ठीक है जी, आप डिस्क्वालीफाई कहलाएंगे। समझ में आ गई? दूसरा है वोट अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है और आप उसके संसद में जाकर आप उसकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो भी आपका चांसेस है कि आप ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आप जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड जॉइंट पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होते हैं, मान लो आप निर्दलीय जो है वो आप सिलेक्ट होते हैं किसी जगह से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपने निर्दलीय लड़े, लेकिन आपने पॉलिटिकल जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की ली, तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अगली चीज़ ये है नॉमिनेटेड मेंबर, अगर मैं कह रहा हूँ कि 12 मेंबर्स जो हैं, ठीक है, 12 मेंबर जो हैं राज्यसभा में सिलेक्ट किए गए हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट की नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है। अब जो 12 मेंबर्स हैं, अगर वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, देखो पहले 6 महीने से अंदर आप नॉमिनेट किए गए,
आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके। अगर आप 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं देन यू विल बी डिस्क्वालीफाई। ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, ये भी एक क्राइटेरिया है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अब दूसरी बात है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है वो डिसाइड कौन करेगा कि भाई ये डिस्क्वालीफाई है, ये इसके यहाँ क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहा है, तो इसको करेगा चेयरमैन। अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है जी, समझ में आ गई। वहाँ पर मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको डिसाइड करेंगे कौन, एक्ट है वो, एक्ट समझ रहे हो, एक्ट है क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया है। पार्लियामेंट में कौन पावर, प्रेसिडेंट, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है डिस्क्वालीफाई करने की। यहाँ पर एंटी डिफेक्शन जो है लॉ है, यहाँ पर जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन है या फिर स्पीकर है उनके हाथ में पावर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक फैक्ट है भाई, यूपीपीसीएस में भाई पूछ रखा है, तो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन है, मीरा कुमार। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब दूसरी बात ये है कि अगर कोई सीट वैकेट यानी कि खाली कब कहलाएगी, खाली कब कहलाएगी, कब खाली हो सकती हैं, समझ रहे हो। सबसे पहला क्राइटेरिया है डबल मेंबरशिप। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहा गया है डबल मेंबरशिप के लिए कि एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन है, वो लोकसभा में भी सिलेक्ट हो गया, राज्यसभा में भी सिलेक्ट हो गया, दोनों हाउस से सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है। ठीक है, दोनों हाउसेस से इलेक्टेड है, उसको एक ही चूज़ करना पड़ेगा आपको। मान लो ए या फिर बी, या फिर लोकसभा चूज़ कर ले या फिर राज्यसभा चूज़ कर लो, और उसे 10 दिन के अंदर अंदर ही, अगर मान लो दोनों मेंबर बन गया तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर ही चूज़ करके बताना पड़ेगा, नहीं तो राज्यसभा की जो सीट है वो खाली कहला जाएगी। मतलब राज्यसभा की सीट जो है वो खाली कहलाएगी, समझ रहे हो। आप लोकसभा के मेंबर ही माने जाओगे, राज्यसभा के मेंबर नहीं माने जाओगे। या तो अपनी चॉइस से जो है सिलेक्ट कर लो कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्ट कर लो कि हाँ मैं इस मेंबर, इस पार्टी का इस चैम्बर में रहना चाहता हूँ और इसमें नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है जी, चलो एक क्राइटेरिया ये हो गया। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ही है ये। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस। मान लो आप लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, सिटिंग मेंबर हैं, अब दूसरे हाउस से भी इलेक्ट हो गए। ठीक है, पहले आप हैं, मान लो आप राज्यसभा के पहले से ही मेंबर थे साहब, राज्यसभा के क्या थे, पहले से ही मेंबर थे, आप राज्यसभा के मेंबर थे, आपने क्या कर लोकसभा के सिलेक्शन भी आपने लड़ लिए और आप लोकसभा में भी जीत गए। ठीक है, तो आपको पहला वाला यानी कि राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, राज्यसभा की सीट छोड़नी ही पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर इफ़ अ पर्सन इलेक्टेड 2 सीट्स इन अ हाउस, एक ही हाउस, मान लो लोकसभा में आपने देखा होगा, लोकसभा में आप 2 सीट्स पे, जैसे पहले पीएम मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े थे जब पहले कार्यकाल में, ऐसे ही राहुल गांधी 2 जगह से यानी कि वायनाड और यहाँ पर जो यूपी से 2 सीट से, अमेठी नहीं, ठीक है, 2 सीट से यूपी की, एक आपकी वायनाड और एक यहाँ से यूपी की एक सीट से चुनाव लड़े, 2 सीट से ये चुनाव लड़े। ठीक है, अगर आप एक सीट से ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं, इफ़ अ पर्सन इलेक्टेड 2 सीट्स इन अ हाउस ही शुड एक्सरसाइज 1, केवल एक ही आपको जो है एक्सरसाइज यानी कि चुननी पड़ेगी, अदरवाइज दोनों सीट वैकेट हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा वायनाड में री इलेक्शन यानी कि बाई इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वही सीट खाली हो गई है, तो इसीलिए सीट खाली हो रही है। ठीक है जी, तो एक सीट आपको छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी दोनों सीट खाली हो जाएंगी, समझे। ठीक है जी, क्लैरिटी आ रही है। चलो अगला देख लेते हैं। अगली जो है कि पर्सन कैन नॉट मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या है कि आप मान लो आप एमपी बन गए और एमएलए भी हो, ठीक है जी, समझ रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल
कि अखिलेश यादव, मान लो वो पहले क्या थे, एमएलए भी थे, फिर उसके बाद एमपी का भी इलेक्शन आया तो एमपी भी लड़ गए। तो आप दोनों पर्सन जो है वो दोनों चीज़ों के मेंबर्स नहीं हो सकते, तो उन्होंने एमएलए छोड़ दिया, एमपी बन गए। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। पार्लियामेंट सीट विल वैकेट, अगर आप दोनों सीटों के मेंबर बन गए तो आप जो है पार्लियामेंट की सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। इफ़ नॉट रिज़ाइन स्टेट, अगर आपने स्टेट की जो सीट है वो रिज़ाइन नहीं किया 14 दिनों के अंदर, यानी कि आपको 14 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी स्टेट वाली जो एमएलए की सीट से, तब कहीं आगे आपकी एमपी की सीट जो है वो बच पाएगी। ठीक है जी, चलो, काफ़ी सही चीज़ें मिल रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना। चलो, वीडियो को लाइक भी। चलो, अगर मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सभी मीटिंग में 60 दिनों तक, अगर कोई भी मीटिंग में जो जो आप पार्लियामेंट की मीटिंग होती है उसमें आप गायब रहे, अब्सेंस रहे 60 दिनों तक विदाउट परमिशन, कोई परमिशन नहीं हो, कुछ ना पता लगे तो गायब रहे, तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है जी, चलो, अब देखो, अब इतना है, यहाँ तक मैंने करा दिया। अब अगली वीडियो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, ये क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो अगली वीडियो में वेट करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।